बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। क्योंकि जो साइंस है एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, तो ये किन किन प्रोसीजर्स के ज़रिए गुजर कर कंप्लीट होता है, इसमें हमारे पास कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास, इसमें बाकायदा तरीके से आप लोग एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट आप उसके अगेंस्ट सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को अरेंज्ड करके एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में तब्दील करते हैं और देन उनसे एक क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक तरह का यूँ कह सकते हैं हमारे पास जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, जिससे स्टेटमेंट निकली, जिसे आप बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं डिडक्शंस। अपने हाइपोथेसिस के करेक्ट होने को सही मानते हैं और कहते हैं कि अगर कंडीशन में ऐसा हो तो, यानी इफ़ एंड देन को आप यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे आप बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली उसको साबित किया जाता है। याद रखिएगा, डिडक्शन बनानी हो या हाइपोथेसिस बनाना हो तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। वो हमारे पास स्टेप होता है, उसको हम लोग नॉर्मली कह देते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद बाकायदा उसको अगेन रिगोरियस टेस्टिंग से गुजारते हैं, उससे थ्योरी बनती है और फाइनली लॉ बनता है। आइए इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से इसको जो हमारे पास है वो साइंस करती है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है जी, इसमें लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस आल्सो हैव अ सेट मेथडोलॉजी। यही जो पीछे मैंने बयान की है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करना, डिडक्शन क्रिएट करना, एक्सपेरिमेंट करना, फाइनली थ्योरी और लॉ बनाना, ये एक सेट ऑफ मेथड्स हैं। ये मेथडोलॉजी का एक तरतीब है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है एक्सपेरिमेंट। इट इज़ ऑलवेज बिगिन विद, कहाँ से, ए चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन में बी मेड विद बाय द 5 सेंसेस। विजन देखना, हेयरिंग सुनने से, स्मेल, टेस्ट एंड टच से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, किस तरह की वो है। अगर साउंड की शक्ल में है तो वो सुनकर होगी, अगर कोई पिक्चर की शक्ल में है तो उसे देखकर होगी, अगर कोई खुशबू की शक्ल में है तो स्मेल, और इस तरह से अगर चक्कर है तो टेस्ट, टच करके, यानी डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने बता चुका हूँ कि क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। व्हाट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा, उर्दू में हम लोग बोल देते हैं इनको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मिकदारी एंड माहिती मुशाहदा। क्वालिटी माहियत होती है, क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, उनके पास बाकायदा एक क्वांटिटी होती है, एक मिकदार होती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हमेशा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा से क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल नहीं होते हैं, मेजरेबल होते हैं और रिकॉर्डेड किए जाते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव एज इन फॉर्मर, वेरिएबल होना इनका, यानी हमारे पास इनवेरिएबल होना, मेरी फॉर्मर वेरिएबल। इसमें हमारे पास क्या है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो हमारे पास इनवेरिएबल होते हैं। एक बार क्वांटिटी का तयन कर लिया जाता है, फिर चेंज नहीं होते। इनको पैमाइश किया जा सकता है, दीज आर मेजरेबल एंड आर रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और इनको क्या किया जा सकता है, नंबर की सूरत में इंदराज किया जाता है। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन टू डाटा। अब जहरी बात है, मैंने क्या बताया था कि हमेशा से क्या करता है, जब भी होता है ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक में, जिसे आप लोग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं, तो हम कहते हैं वो सारे बैकग्राउंड नॉलेज और इवेंट्स को लेकर के करता है, एक ख़ास किस्म की स्टेटमेंट तैयार करता है उन ऑब्जर्वेशन से। इसे आप बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या है वो, एक हाइपोथेसिस है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एट दिस स्टेज यू शुड लुक एट द वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस।
देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया था कि वो कौन से दो मेथड हैं जिसमें आपको इस्तेमाल करते हैं। एक होती थी डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग। जी तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, इट इन्वॉल्व, जिसमें हम क्या करते हैं हमेशा किसी आम बात से कोई ख़ास बात निकालने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इट्स इंक्लूड ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल अजम्पशन। डिडक्शन लॉजिक में होता है इफ एंड देन, मैंने आपको बताया था। इज फ्रीक्वेंटली यूज टू फ्रेम टेस्टेबल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स and that sparrow are birds, then we concluded that sparrow have wing। देखिए आपने यहाँ हमारे पास जनरल बात लेगी all birds have wings, जनरल बात सारे जनरल जो बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग है। मैंने सपोज कर लिया कि स्पैरो भी एक बर्ड है, ऑफ कोर्स इसके पास भी क्या होंगे, पर होंगे। इफ ऑल ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सब पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन लाइट जो सनलाइट चाहिए होती है। देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस इन डार्क, कोई भी ग्रीन प्लांट जब आप उसे कहाँ रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपने लिए ग्लूकोज नहीं बनाएगा, दैन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका हमारे पास क्या होगा, आपने जनरल बात से एक स्पेसिफिक बात को फाइंड आउट कर लिया। ऑन द अदर हैंड क्या हमारे पास है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक बात को किसी जनरल बात पर एक्सप्लेन करते हैं। The other way of reasoning used in the formulation of hypothesis is inductive reasoning, which is reasoning from specific to general। Important short question भी है, objective में बड़े दिगर हो जाता है। हमारे पास है reasoning in which we move from general to specific or specific to general। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जर्नल से हम लोग इंक्लूड लेते हैं तो जर्नल में जी पहले है और हमारे पास उधर से डी पहले है। डिडक्टिव का डी ABCD की ऑर्डर में देखेंगे तो डी पहले है, और याद रखना कि पहले किस में जाना, जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, जनरल में जी पहले है। अगर हम इंडक्शन को देखते हैं तो इंडक्टिव में डी और ई के हिसाब से जो आई बाद में है, तो याद रखने का तरीक़ाकार ये है कि आई बाद में है तो उधर से एस बाद में है, तो हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। तो एक छोटा सा मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हमेशा आपको ये बात रिमेंबर करने में आसानी रहे कि डी इधर से पहले है, आई उधर से बाद में है, तो उधर जनरल स्पेसिफिक में जी पहले और एस बाद में है, तो हम समझ सकते हैं कि डी वाले में जी जनरल से पहले जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेंगे, और इंडक्टिव में क्या करेंगे हम लोग कहाँ से मूव करेंगे, आई बाद वाला जो वर्ड है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक एस बाद में आता है तो एस तो स्पेसिफिक टू जनरल जा सकते हैं। तो हमारे पास इट बिगेन विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल। फॉर इंस्टेंस इफ वी नो दैट स्पैरो हैव अ विंग, अब स्पैरो के लिए स्पेसिफिक है उसके विंग्स हैं, आर बर्ड्स, तो वो परिंदा भी है क्योंकि इसके पास बर्ड अपना विंग्स हैं, तो ये एक बर्ड है। एंड वी नो दैट ईगल, पैरट, क्रो और बर्ड्स, अब ये भी सारे बर्ड हैं। देन वी इंक्लूड, क्या नतीजा निकालेंगे, क्योंकि ये भी स्पैरो की जैसे बर्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स दे हैव विंग्स। अब हमने एक स्पेसिफिकली बात की कि सिर्फ चिड़िया के पर हैं क्योंकि वो परिंदा है, तो हमने कहा जी ईगल, पैरट, हॉक ये भी बर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स जैसे चिड़िया के पर हैं या स्पैरो के पर हैं वैसे ही इनके भी विंग्स होंगे। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक बात को जनरली सब बर्ड्स पे लगा दिया। द साइंस आल्सो देयरफॉर यूज इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट। अक्सर साइंस इस काम को करती है। याद रखिएगा, एक हाइपोथेसिस को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। इमेजिनेशन इंस्टीट्यूशंस, इमेजिनेशन का जो हमारे पास नॉलेज होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस, गैर मुहज़्ज़ब जो हमारे पास तरजीहात होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन और एनालॉजी, एक दूसरे की कंपैरिजन कहीं हमारे पास है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को किसी दूसरे से कंपेयर करके भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। डिस्कवर ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, किसी एक चीज़ को ढूंढते हुए कोई और चीज़ मिल गई थी, उस नॉलेज को भी आप क्या कर सकते हैं किसी हाइपोथेसिस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक इसके अंदर है। अब क्या, जब एक हाइपोथेसिस बन जाता है आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेने के बाद उस पर टेस्ट बार बार नहीं किया जाता। तो रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस क्या करता है, पॉसिबल करना, बार बार टेस्ट लेकर कहीं हम गलती करें, इसको गलती करके इसको खुद से जोर लगा के पूरी एफर्ट एक्सर्ट करके इसको गलत साबित करते हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट कर लें सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि ये गलत हो। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीजेज साइंटिफिक कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फॉल्सिफाइड। एनी हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। अगर यह हाइपोथेसिस बार बार आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, without ever being falsified is considered well supported is generally accepted। जब बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजर रहा होता और कभी भी गलत है, हालांकि हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये गलत हो तो बार बार टेस्ट कर लें। दिस मे बी यूज एज बीइंग फॉर द फार्मूलेशन फर्दर हाइपोथेसिस से कोई और हाइपोथेसिस करते हैं। सो अगर कोई एक हाइपोथेसिस इस तरह के रिपीटेड एक्सपोजर से गुजरे और कभी गलत साबित ना हो तो वो हाइपोथेसिस अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक थ्योरी में। देयर इज सून ए सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट्स। एक हाइपोथेसिस जब बहुत सारे टेस्टों के रिजल्ट से सपोर्ट मिल जाती है तो वो हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, एक थ्योरी। ए गुड थ्योरी इज अ प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर। प्रिडिक्टिव होती है, एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, उसमें से और बहुत सारी बातें निकलती हैं। One of the most important feature of a good theory is that it may suggested new and different hypothesis। इसमें से नए hypothesis भी निकलते रहते हैं और ये सजेशन देती रहती है डिफरेंट कैटेगरीज को। दिस टाइप ऑफ थ्योरी जिसमें से नए hypothesis बन सकते हों, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, उसको बार बार साबित करने के दौरान, एक्सपीरियंस से गुजारने के दौरान, ऐसी थ्योरी जिसमें से और नई बातें निकलती हों, प्रोडक्टिव या बार आवर थ्योरी कहलाती है। थ्योरी अब बन गई आपके पास, अब फाइनल पे आप क्या बनाएंगे, एक थ्योरी को लॉ या प्रिंसिपल में कैसे बदलते हैं। ये सारी मेथडोलॉजी है, एक सिस्टमाइज नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट का रिपीटेड एक्सपोजर चलाया और उसके बाद आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, अब आपने थ्योरी बना लिया। थ्योरी को लॉ में कैसे बदलते हैं, जी बड़ा बेसिक मैकेनिज्म है। क्या करते हैं, थ्योरी को चैलेंज कर देते हैं। चैलेंज करने के बाद जो बायोलॉजिस्ट होता है वो ग्रेट एफर्ट करता है इसको डिस्प्रूव करने की, एक्सर्ट अ ग्रेट एफर्ट और डिस्प्रूव द थ्योरी। फाइनली अगर वो इस तरह की स्केप्टिकल अप्रोच के बाद भी एक थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाता, नहीं जी मैं करके दिखाऊंगा, दैट इज मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा, अगर फिर भी वो गलत साबित नहीं करता तो वो क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल। हाउएवर व्हेन इन केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्ट इज गोन ऑन, फिर चलती रहती है। इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, तो क्या करते हैं उस पर, एक्सर्ट इवन अ ग्रेट एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। इफ अ थ्योरी सर्वाइव, अगर थ्योरी इस तरह की भी मैं इसको गलत करके दिखाऊंगा, उसके बाद भी अगर कोई बायोलॉजिस्ट उसको गलत साबित नहीं करके देता, इफ द थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस, इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। ए साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली आर इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये कभी भी गलत नहीं होता। जब एक थ्योरी लॉ बन जाती है तो लॉ इंतहाई सिंपल चीज़ होती है, पर वो कभी गलत नहीं होता। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉ बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ नेचर, हमारे पास नेचर ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एक थ्योरी लॉ में कैसे बदलती है, एक साइंटिफिक लॉ क्या है, कौन कौन से साइंटिफिक लॉ के एग्जाम्पल हैं। दो साइंटिफिक लॉ बड़े मशहूर हैं, एक हार्डी वेनबर्ग, ये दो बंदे थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से मुतालिक दिया था, जीन पोल और जीन उस पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जॉन ग्रेगर मेंडल का दिया हुआ जो हमारे पास है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब याद रखिएगा, यू कैन सी दैट द लॉ आर इवन मोर जनरल देन द थ्योरीज एंड अफोर्ड आंसर इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। खुद ये क्या होते हैं, इंतहाई सिंपल होते हैं, पर ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। देयर आर रिलेटिवली अ फ्यू लाइन बायोलॉजी, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बायोलॉजी के अंदर ये लॉ सारे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास मेथोडोलॉजी है स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमाइज सिस्टम को चलाते हुए, एक सेट ऑफ मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी साइंटिफिक तरीके को साबित कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।